ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। चिंकू पीहू भी अपने अपने बेड पर कंबल ताने पड़े हुए हैं। तभी उनकी मम्मी उनके पास आती है। बच्चों उठो, चलो जल्दी स्कूल जाना है। सोने दो ना मम्मी, बहुत अच्छा मौसम है। मौसम तो अच्छा है बच्चों, पर स्कूल भी तो जाना है। चलो जल्दी उठो। दोनों बच्चे अंगड़ाई लेते हुए उठते हैं। मम्मी आज तो बहुत ठंड है। हाँ बच्चों, ठंड शुरू हो चुकी है, इसलिए मौसम ठंडा होता जा रहा है। पर तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे सर्दियों के कपड़े निकाल दिए हैं। ये लो अपने अपने स्वेटर पहन लो। थैंक यू मम्मी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हो। बेटा मम्मी हूँ ना, इसलिए रखना पड़ता है। बच्चे गरम गरम पानी में नहाते हैं और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। मम्मी बच्चों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना कर लाती है और बच्चे उसे बड़े ही मजे से खाते हैं। अरे पीहू की मम्मी, आज तो तुमने बहुत अच्छा किया जो आलू के पराठे बना लिए। इन्हें खाकर तो बहुत गर्मी सी महसूस हो रही है। हाँ पापा, आलू के पराठे ठंड को कम करते हैं। बच्चे ब्रेकफास्ट करके अपने अपने स्कूल चले जाते हैं। मम्मी घर में रहकर झाड़ू पोछा लगाने लगती है। कुछ देर बाद उनकी पड़ोसन चुन लोमड़ी उनके पास आती है और पीहू की मम्मी से कहती है, अरे पीहू की मम्मी, तुम घर के कामों में लगी हो। अरे घर के काम नहीं करूँ तो क्या करूँ। हाँ वो तो बात है ही। वैसे मैं तुमसे ये कहने आई थी कि क्या सुबह सुबह तुम हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पर चलोगी। सोसाइटी के सभी लोग सुबह वॉक पर चलने वाले हैं। इतनी ठंड में सुबह सुबह, वो भी वॉक। और क्या, ठंड में वॉक करने का अलग ही मजा है। चलो कल सुबह 5 बजे मिलते हैं। बच्चे और पापा घर आ जाते हैं तो मम्मी उनको मॉर्निंग वॉक के बारे में बताती है। बच्चे वॉक की बात सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी पीहू कहती है, मम्मी हम भी आपके साथ चलेंगे और योगा करेंगे। हमारे टीचर ने हमसे कहा है कि हमें सुबह सुबह योगा करना चाहिए, उसका बहुत फायदा होता है। हाँ मम्मी, मैं भी चलूँगा। अगली सुबह 5 बजे मम्मी पापा और बच्चे जाग जाते हैं और अपने अपने जैकेट्स डालकर वॉक पर निकल जाते हैं। सोसाइटी के बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सभी पार्क पहुंचते हैं और योगा करते हैं। चारों तरफ धुंध थी, कोहरा छाया हुआ था और कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। योगा करने के बाद वो सभी घर आने लगते हैं। तब चिंकू और पीहू देखते हैं कि कुछ लोग आग जलाकर अपने हाथ सेक रहे हैं। सोसाइटी पहुंचकर वो भी आग जलाते हैं और बैठकर तापने लगते हैं। पापा आज तो आपको मूंगफली जरूर लेकर आना है, ठंड में उसे खाने का मजा ही अलग है। ठीक है बच्चों, मैं ले आऊंगा। और कुछ? नहीं पापा, और कुछ नहीं। पीहू की मम्मी सभी के लिए साग और बाजरे की रोटी बनाती है और साथ में गुड़ भी देती है। ठंड में कितना अच्छा अच्छा खाने को मिलता है ना पापा। हाँ पीहू, वैसे पीहू की मम्मी सुनती हो क्या, रात को गाजर का हलवा बना देना, बहुत मन है। ठीक है, बना दूंगी। यही तो दिन है खाने के। ठंड में बच्चों को नए नए भोजन खाने को मिलते हैं, जिससे वो बहुत खुश रहते हैं। भोरपुर में पीलू चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उनके एक छोटा बच्चा भी था। दही जमाने में बहुत अच्छी महारत हासिल कर रखी थी। उसका बनाया हुआ दही दूर दूर से पक्षी आकर खरीदते थे और उसके पति का एक डेयरी फार्म था, जिसके दूध से पीलू चिड़िया दही जमाया करती थी। पीलू चिड़िया की कामयाबी से कालू कौवा बहुत चिढ़ता था और वो कुछ न कुछ मौका ढूंढता रहता था जिससे उसका धंधा खराब हो सके, लेकिन अभी तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली थी। काम धंधा बढ़ता देखकर पीलू चिड़िया का पति 2-4 गाय और भैंस और खरीद ले आया। एक बार हरिया तोता उसकी दुकान पर आता है। पीलू बिटिया, तुमने दही का व्यापार करके बहुत अच्छा किया है। ये कालू कौवा जो दही जमाता था वह बहुत ही बकवास होता था, कड़वा होता था। तुम्हारा दही तो लाजवाब मीठा होता है। चलो अब आधा किलो पैक कर दो मेरे लिए। ऐसा सुनकर पीलू चिड़िया बहुत खुश होती है। हरिया काका, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया, मैं आपको मलाईदार दही देती हूँ। कालू कौवा पीलू चिड़िया की सफलता को देखकर एक बार फिर चिढ़ जाता है। एक बार कड़क सेठ पीलू की दुकान पर आता है। सब लोग कड़क सेठ को देखकर थोड़े घबरा जाते हैं। कड़क सेठ वहाँ का जमींदार था। पीलू जी, हमने सुना है आपका बनाया हुआ दही बहुत स्वादिष्ट होता है, उसकी लस्सी लाजवाब बनती है। जी मालिक, आपने बहुत सही सुना है। मैं बहुत होशियारी से दही जमाती हूँ, बहुत सावधानी से इसका रख रखाव करती हूँ, इसलिए इस दही का स्वाद बहुत अच्छा होता है। अच्छा ऐसा है तो थोड़ा दही हमें चखाओ। क्यों नहीं, ये लीजिए,
ये दही चख के देखिए। कड़क जब पीलू के जमाए हुए दही को चखता है तो वो बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर कालू कौआ आता है और जमींदार की चाटुकारिता करने लगता है। अरे मालिक, आप यहाँ एक बार मेरे जमाए हुए दही को भी चख लीजिए। कड़क जब कालू कौए के जमाए हुए दही को चखता है, अथू, अरे इतना कड़वा दही, तुम जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। इससे डरकर कालू कौआ वहाँ से तुरंत भाग जाता है। कड़क पीलू की ओर देखकर कहता है, पीलू जी, हमारे घर में त्योहार है, आप हमें 50 पैकेट दही दीजिएगा। याद रखिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी दुकान बंद करवा देंगे। नहीं मालिक, आपको टॉप क्वालिटी का दही मिलेगा। पीलू चिड़िया खुशी खुशी घर आती है और अपने पति के साथ वो कड़क जी के लिए दही जमाती है। फिर कुछ काम आने के कारण दोनों घर से बाहर जाते हैं। कालू कौआ मौके की तलाश में उनके घर के बाहर ही था। जैसे ही वो देखता है कि दोनों घर से बाहर गए हैं, वो उनके घर में चुपचाप खिड़की से घुस जाता है। उसके हाथ में 2 नींबू होते हैं। हाँ, ये लोग बहुत ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। मैं इनको कड़क की नजर में गिरा दूंगा और फिर इनकी दुकान बंद हो जाएगी। फिर देखता हूँ इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसा कहकर वो नींबू को दही में निचोड़ने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब पीलू और उसका पति घर लौटते हैं तो वो अपने बच्चे को चखने के लिए दही देते हैं। तू मम्मी, पापा, ये दही तो बहुत कड़वा है। आप लोग कब से ऐसा कड़वा दही जमाने लगे? ये सुनकर पीलू और उसका पति घबरा जाते हैं। पीलू सोचती है, हे भगवान, अब कड़क जी तो हमारी दुकान बंद करवा देंगे। ये दही तो पूरी तरह से खराब हो गया है। लेकिन ये दही खराब कैसे हुआ? हम तो इतनी सावधानी से जमा रहे थे, ये तो मीठा होना चाहिए था। अब जो भी हुआ, अब भगवान ही हमें बचा सकते हैं। ऐसा कहकर वो एक दही के बर्तन को अपने खेत में लेके जाती है और वहाँ पर मिट्टी में डाल देती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, आप ही हमारी लाज बचाइए। अगले दिन पीलू जब खेत में जाती है तो खेत से बहुत सारे दही के पैकेट निकल आते हैं। ये देखकर वो और उसका पति हैरान रह जाते हैं और खुश भी होते हैं। उन दही के पैकेट्स को वो दोनों पति पत्नी तोड़ते हैं और कड़क को दे आते हैं। कड़क के घर में त्योहार चलता रहता है। दोनों पति पत्नी घबराए हुए होते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। जैसे ही कड़क और उसके घर परिवार वाले दही चखते हैं तो वो पीलू और उसके पति को बहुत शाबाशी देते हैं और तारीफ करते हैं। अरे ऐसा मीठा दही तो लाजवाब है, हमने तो ऐसा दही कभी नहीं खाया। पीलू अपने पति को देखकर मुस्कुराती है। इस तरह से कालू कौए का प्लान फेल हो जाता है और आखिर में उसे अपनी दुकान बंद करके जाना पड़ता है। मधुपुर के घने जंगलों में पीलू चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ और अपने पति के साथ हंसी खुशी रहती थी। लेकिन इसी जंगल में टोनी नाम का एक ईगल था जो बहुत बदमाश था। ये ईगल दूसरे पक्षियों के बच्चों को किडनैप करके ले जाता था। सभी पक्षी इस ईगल से डरते थे। टोनी की निगाहों से बच्चों को बचाना बहुत कठिन था, लेकिन पीलू चिड़िया और उसका पति हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करते थे और उन्हें अपने घोंसले में छुपा कर रखते थे। ऐसे ही समय बीतता चले गया और पीलू चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए। वो अब स्कूल जाने लगे थे। बच्चों, अब तुम बड़े हो गए हो और स्कूल जाने लगे हो। मुझे अब तुम्हारी चिंता होती है कि कहीं टोनी ईगल आकर तुम्हें उठा न ले जाए। इसलिए अब तुम दोनों सावधानी से स्कूल जाना और सावधानी से घर वापस आना। अगर कोई तुम्हें कुछ खाने के लिए दे तो मत खाना। दोनों बच्चे स्कूल को जाते हैं और स्कूल जब खत्म हो जाता है तो वे लोग स्कूल के बाहर ही खड़े रहते हैं। तभी वहाँ पर टोनी ईगल उतरता है। बच्चों, तुम लोग बहुत देर से यहाँ खड़े हो, तुम्हें जरूर भूख लग गई होगी। चलो, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देता हूँ। नहीं, हमारी माँ ने मना किया है कि किसी भी अनजान चिड़िया से कुछ नहीं खाना।
उसी समय पीलू चिड़िया वहाँ पर आती है। उसको देखकर टोनी ईगल वहाँ से तुरंत भाग जाता है। पीलू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को घर लेके आ जाती है। घर पहुंचकर दोनों बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ आप जब नहीं पहुंची थी तब वहाँ पर एक ईगल आए थे और हमें बार बार कुछ खाने के लिए कह रहे थे, लेकिन हमने उनसे कुछ नहीं लिया। आप जैसे ही वहाँ पहुँची तो वो तुरंत उड़ गए। पीलू चिड़िया सोचती है कि वो जरूर टोनी ईगल ही होगा जो उसके बच्चों को किडनैप करने वाला था। पीलू चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो डर जाती है। डर के कारण वो अपने एक दोस्त चीचू कौवे के पास जाती है। चीचू, आज जब मेरे बच्चे स्कूल के बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे तभी वहाँ पर टोनी ईगल आया। वो उन्हें कुछ खाने के लिए कह रहा था। अगर वो कुछ खा लेते और बेहोश हो जाते तो टोनी ईगल उन्हें किडनैप करके ले जाता। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम कुछ आइडिया बताओ ना। टोनी ईगल बहुत बदमाश है। वो बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही किडनैप करता है। वो बहुत खतरनाक है। एक आइडिया है, तुम अपने बच्चों को एक पासवर्ड बताओ, फिर जब उन्हें कोई भी लेने के लिए आए तो वो बच्चे उससे वो पासवर्ड मांगेंगे। अगर वो पासवर्ड सही बताता है तो बच्चे उसके साथ चले जाएं, नहीं तो। ऐसा कहकर कौवा चुप हो जाता है। पीलू चिड़िया घर पहुंचकर अपने दोनों बच्चों के कान में एक पासवर्ड बोलती है। जब भी तुम्हें कोई लेने आए तो उससे ये पासवर्ड पूछना। अगर वो पासवर्ड गलत बताए तो उसके साथ नहीं जाना। टोनी ईगल उन दोनों बच्चों पर निगाह रखता है और सोचता है, इन बच्चों की माँ बहुत शातिर है, इन बच्चों को बहुत अच्छे से बचा के रखी है, लेकिन मैं भी जानता हूँ इनको कैसे किडनैप करना है। ऐसे ही एक दिन पीलू चिड़िया के दोनों बच्चे स्कूल के बाहर अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर टोनी ईगल पहुँचता है। बच्चों, तुम्हें लेने के लिए तुम्हारी माँ ने मुझे भेजा है, चलो मेरे साथ। बच्चे एक दूसरे को देखते हैं। माँ ने आपको एक पासवर्ड बताया होगा, वो पासवर्ड हमें बताइए। तुम्हारी माँ ने मुझे एक पासवर्ड बताया तो था, लेकिन वो मैं भूल गया हूँ। चलो बहुत देर हो रहा है, तुम्हारी माँ फिक्र कर रही होगी, मेरे साथ चलो। बच्चे ईगल के साथ जाने से मना कर देते हैं। ऐसा देखकर टोनी ईगल को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों बच्चों को जबरदस्ती पकड़ लेता है। दोनों बच्चे डर के कारण मदद के लिए चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, ये चील हमें किडनैप कर रही है। बच्चों की चीख को सुनकर वहाँ पर तुरंत ही पुलिस पहुँच जाती है। टोनी ईगल पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी ईगल आखिरकार पुलिस से पकड़ा जाता है और पुलिस उसे जेल में बंद कर देती है। इसके बाद पीलू चिड़िया को उसकी होशियारी के लिए इनाम दिया जाता है। इस तरह से पीलू चिड़िया की समझदारी के कारण जंगल से टोनी ईगल का खौफ खत्म हो जाता है। अब जंगल के बच्चे हंसी खुशी खुलेआम खेल सकते थे। बेलापुर में पीलू चिड़िया अपनी सहेली के साथ फूल बेचने निकली। फूल ले लो फूल, रंग बिरंगे फूल, ताजे ताजे फूल। तभी वहाँ पर नट्टू काका आया। नट्टू काका, हमसे फूल ले लो। इस पर नट्टू काका कहता है, नहीं नहीं, मुझे तेरे फूल नहीं चाहिए, ऐसे कई फूल मेरे घर में पड़े हैं। ये सुनकर पीलू चिड़िया उदास हो जाती है और रोने लगती है। काका, एक फूल ले लो ना, सुबह से मेरे एक भी फूल नहीं बिके हैं, मैं आपको सस्ते में फूल दे दूंगी। अरे तेरे फूल सस्ते हो या महंगे, जब मुझे तुझसे फूल खरीदने ही नहीं है तो मैं क्यों लूं? चल जा यहाँ से, कहीं और बेच अपने फूल। काका, मैं और मेरी सहेली सुबह से निकले हैं, हमारा एक भी फूल नहीं बिका तो हमारे घर में खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। काका कहता है, अरे तेरा फूल नहीं बिक रहा है तो मैं क्या करूँ? तूने सुबह से कुछ नहीं खाई तो मैं क्या करूँ? तेरी सहेली कुछ नहीं खाई तो मैं क्या करूँ? ये तुम लोगों के बहाने होते हैं जिससे तुम हम लोगों से पैसे निकलवा सको।
चलो अब तुम दोनों तुरंत यहाँ से भागो। इस तरह से खरी खोटी सुनकर पीलू और उसकी सहेली दूसरे जंगल में फूल बेचने चली जाती हैं। पीलू अपनी सहेली से कहती है, देखो वो कालू भैया आ रहे हैं, मैं उनके पास जाके फूल बेचती हूँ। पीलू उड़कर कालू के पास जाती है। कालू भैया ये फूल ले लो, को ये कितने सुंदर हैं, इन्हें आप हम गरीब से खरीद लो ना, मैं आपको बिल्कुल सस्ते दामों में दूंगी, बाजार में इससे सस्ता फूल नहीं मिलेगा। अरे तेरे फूल मुझे नहीं चाहिए, चल हट मेरे रास्ते से, जा किसी और को फूल बेचना, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कालू बिना फूल खरीदे वहाँ से चला जाता है। कालू के जाने पर पीलू बहुत उदास हो जाती है और फिर से रोने लगती है। सुबह से एक भी फूल अभी तक नहीं बिका, फूल नहीं बिकेंगे तो मेरी बीमार माँ की दवाई कैसे आएगी। इस तरह से पीलू चिड़िया रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ पीलू चिड़िया को रोते हुए देखकर उससे पूछती है, पीलू चिड़िया की माँ, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है? माँ, सुबह से शाम हो गई लेकिन फिर भी एक भी फूल नहीं बिका, तुम्हारी दवाइयाँ कैसे आएंगी? इस पर पीलू चिड़िया की माँ उससे कहती है, बेटी तू चिंता मत कर, ऊपर वाला हमारी मदद के लिए किसी न किसी को जरूर भेजेगा, हम गरीबों को वो ऐसे ही मुसीबत में नहीं छोड़ता। अगले दिन पीलू चिड़िया उसकी माँ के साथ नदी के पार एक बंगले में फूल बेचने जाते हैं। पीलू चिड़िया बंगले के बास से कहती है, पीलू चिड़िया, अंकल मेरे ये फूल खरीद लीजिए ना, आप जब ये फूल खरीदेंगे तो मेरी माँ की इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। तभी पीलू चिड़िया की माँ बेहोश होके गिर जाती है। बास उससे पूछता है, अरे ये क्या हुआ? पीलू चिड़िया कहती है, अंकल सुबह से मेरी माँ ने कुछ नहीं खाई, हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए ये बेहोश हो गई हैं। क्योंकि हमारे फूल नहीं बिके हैं इसलिए मेरे पास माँ की दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। वो बाज पीलू चिड़िया पे दया करता है और अपने पास से 1000 रुपए का नोट निकालकर पीलू चिड़िया को देता है। इस पर पीलू कहती है, नहीं अंकल, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हम मेहनत करके खाते हैं, आप मुझसे ये फूल खरीद लीजिए, उसके बदले में आप मुझे पैसे दीजिएगा। बाज पीलू चिड़िया के सारे फूल खरीद लेता है और पीलू चिड़िया की ईमानदारी देखकर पीलू और उसकी माँ को अपने घर में जगह देता है। इस तरह से पीलू चिड़िया की ईमानदारी उसके और उसकी माँ के काम आती है। मगरू और रिंकू एक शहर में रहते थे। दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। मगरू को अपनी स्विमिंग की काबिलियत में बहुत घमंड था और रिंकू खरगोश को अपने भागने की काबिलियत पर। उनकी दुश्मनी का फायदा उठाने की फिराक में बहुत से जानवर रहते थे और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे। लेकिन तोता ऐसा था जो उन दोनों का दोस्त था। मगरू, मेरे ख्याल से तुम्हें और रिंकू को दोस्ती कर लेनी चाहिए, आखिर तुम दोनों बेवजह एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हो। तो मगरू कहता है, ये बात तुम रिंकू को समझाओ तोता, वो बहुत घमंडी है और मेरे बारे में बहुत बुरा बोलता है कि मुझसे बहुत बदबू आती है और ना जाने क्या क्या। मैं रिंकू से बात करूंगा, लेकिन ये जान लो कि तुम दोनों को बाकी जानवर भड़काते हैं। फिर तोता रिंकू के पास जाता है। रिंकू, तुम और मगरू मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए कह रहा हूँ दूसरों की बातों में मत आया करो और दोस्ती कर लो। मगरू मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए तरकीब लगाता रहता है, मैं उससे दोस्ती नहीं कर सकता हूँ। दोनों तोता की बात नहीं मानते हैं। तोता दुखी हो जाता है और एक दिन वो बीमार पड़ जाता है। उससे मिलने के लिए मगरू और रिंकू आते हैं। मगरू, रिंकू, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे एक खास जड़ी बूटी की जरूरत है, लेकिन वो नदी के पार मैदान के अंदर मिलेगी। अगर मुझे वो दवाई नहीं मिली तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मगरू और रिंकू दोनों दुखी हो जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए नदी पार करूंगा दोस्त, मैं स्विमिंग में बहुत माहिर हूँ। तो रिंकू कहता है, मैं तुम्हारे लिए जमीन के अंदर से जड़ी बूटी की दवाई निकाल लूंगा, मुझे गाजर निकालने की आदत है। और दोनों दवाई की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही रिंकू नदी के किनारे पहुंचता है तो देखता है कि नदी का पुल टूटा हुआ है।
अरे अब मैं कैसे नदी पार करूँगा? वहीं मगरू तुरंत नदी में डाइव मारकर नदी पार करने लगता है। तुम किसी काम के नहीं हो रिंकू। रिंकू बहुत मुश्किल से पुल की लकड़ी के सहारे डूबते डूबते बचता है और नदी पार करता है। नदी पार करने के बाद मगरू मिट्टी खोदने लगता है, लेकिन मिट्टी उसकी आँख में, नाक में घुस जाती है और उसके नुकीले पंजों से जड़ी बूटी को भी नुकसान होने लगता है। तुम्हारी मूर्खता के कारण जड़ी बूटी खराब हो रही है मगरू। फिर रिंकू अपने हाथों से बहुत सावधानी के साथ मिट्टी खोदकर जड़ी बूटी निकाल लेता है। दोनों फिर नदी के पास वापस जाने के लिए पहुँचते हैं। तुम नदी में डूब जाओगे, मुझे जड़ी बूटी दे दो। तुम्हारे तैरने से जड़ी बूटी भीग जाएंगे, जड़ी बूटी तुम्हें नहीं दे सकता। दोनों सोच में पड़ जाते हैं और फिर देखो, मैं तुम्हारे बिना नदी पार नहीं कर सकता और मैं तुम्हारे बिना जड़ी बूटी को बिना खराब किए वापस नहीं लेकर जा सकता। फिर मगरू की पीठ पर रिंकू सवार होकर नदी पार कर लेता है और जड़ी बूटी सुरक्षित तोता के पास पहुंच जाते हैं। तुम दोनों ने क्या मिलजुल कर ये काम किया है? हाँ, तुम्हारी दोस्ती के लिए हम दोनों ने अपनी दुश्मनी भुला दी। हमारी दुश्मनी से बढ़कर तुम्हारी तबीयत बड़ी है तोता। बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, मैं तबीयत खराब होने का नाटक कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम दोनों मेरी दोस्ती निभाते हो कि अपनी अपनी दुश्मनी, और तुम दोनों ने ये साबित कर दिया कि तुम भी दोस्त बनकर रह सकते हो। और फिर मगरू और रिंकू समझदारी दिखाते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब उन्हें कोई भी एक दूसरे के खिलाफ भड़का नहीं सकता था। कभी भी सिर्फ दूसरों के कहने पर किसी को अपना दुश्मन नहीं मान लेना चाहिए। एक गांव के जंगल में पिंटू गेंडा रहता था। उसे अपने नाक की सींग पर बहुत घमंड था। जब भी वो अपनी नाक की सींग देखता उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पिंटू को अपनी मोटी खाल पर दुख होता था। वाह, क्या नाक की सींग मेरी! ऐसी बड़ी बड़ी सींग के लिए तो बहुत सारे गेंडे तरसते हैं। मेरी जैसी सींग तो अच्छे अच्छे अमीर गेंडों के पास नहीं होती है, लेकिन मेरी खाल इतनी मोटी क्यों बना दी समझ नहीं आता। काश मेरी खाल पतली होती तो ये सींग और भी खूबसूरत लगती। एक दिन उस गांव के जंगल में शेर घुस आता है और वो वहाँ के जानवरों के ऊपर हमला करके उन्हें नुकसान पहुँचाने लगता है, जिससे सभी जानवर शेरा से बहुत डर जाते हैं। अरे ये शेरा कहाँ से आ गया है? वो तो बहुत ही खूंखार और खतरनाक है। कल मुझ पर हमला करके मुझे घायल कर दिया और मेरा सारा पैसा लूट लिया। ऐसे ताकतवर जानवर से तो मेरा कभी सामना नहीं हुआ। अगर ऐसा वो तुमको हरा सकता है भल्लू भाई, तो मुझ जैसे छोटे जानवरों को तो ये गांव छोड़कर ही जाना पड़ेगा। ये सब पिंटू सुन रहा था। तब छोटू की नजर उस पर पड़ती है। पिंटू भाई, उस मुसीबत से तो तुम ही बचा सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ छोटो, बताओ मुझे। तुम्हारी खाल इतनी मोटी है कि वो तुम पर अगर हमला भी करेगा तो उसके हमले का तुम पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। फिर हम सब उसको मिलकर पकड़ लेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो छोटू? तो क्या मेरी मोटी खाल का मजाक उड़ा रहे हो? नहीं पिंटू, छोटू तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा है, वो सही कह रहा है। तुम्हारी मदद से हम उस शेरा को पकड़ लेंगे। और फिर सभी जानवरों की बात सुनकर पिंटू उनके साथ शेरा को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर पिंटू अकेला गांव के सुनसान इलाके में घूमता रहता है। उसी समय शेरा आ जाता है। वाह, आज तो मोटी खाल वाला आया है, इसको हराने में मजा आएगा। शेरा को देखकर पिंटू डर जाता है। शेरा उसको पकड़ने के लिए भागता है और तुरंत ही झपटा मारता है। शेरा के तेज धार वाले नाखून उसकी मोटी खाल से टकराते हैं, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। अरे ये क्या? इस पर तो मेरे हमले का कोई असर नहीं हो रहा है।
शेरा बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो पिंटू का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तभी पिंटू एक तरफ भागता है और शेरा पर मोटा सा जाल आकर गिरता है और शेरा पकड़ा जाता है। वहाँ के जानवर तुरंत पेड़ों और झाड़ियों के पीछे से आते हैं और शेरा की पिटाई कर देते हैं। शेरा भाग खड़ा होता है। अब मैं इस गांव की तरफ मुंह मोड़ कर भी नहीं देखूंगा। वाह पिंटू भैया, तुम्हारे कारण गांव का भला हो गया। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस खाल को देख दुखी होता था वो मुझे इज्जत दिलाएगी। इस तरह से पिंटू गेंडे को ये समझ आ जाता है कि जो चीज काम की नहीं होती है वो सुंदर तो दिख सकती है, लेकिन उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी खूबी किस बात से है ये पहचानना चाहिए। एक शहर में भल्लू भालू रहता था। वो खाने पीने का बहुत शौकीन था। तोता उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो बहुत समझदार था और अच्छे और बुरे की पहचान रखता था। भल्लू ताकतवर था, इसी वजह से सींगू गेंडा उसके साथ दोस्ती करने को देखता था। भल्लू कैसे हो? तुम तो मेरे साथ घूमते ही नहीं हो और उस पिद्दी तोते से दोस्ती करके रखे हो। तुम्हें तो अपने जैसे ताकतवर लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। तोता बहुत अच्छे मन का है, वो मेरा बचपन से दोस्त है। बचपन की बात अलग होती है, कमजोर लोगों के साथ रहने से बदनामी होती है। मेरे साथ घूमो, हमसे ज्यादा ताकतवर इस पूरे इलाके में कोई नहीं है, हमारा दम रहेगा। वैसे तो तुम ठीक कह रहे हो। और इस तरह से भल्लू सींगू की चाल में फंस जाता है। अब हर दिन उसी से मिलता था और उसकी ताकत के घमंड में वो भी घमंडी हो जाता है। अब भल्लू तोता से नहीं मिलता था और पूरे इलाके में सींगू के साथ ताकत के घमंड दिखाते हुए घूमता रहता था। एक दिन तोता उसके पास आकर कहता है, भल्लू सींगू की संगत छोड़ दो, तुम गंदे बनते जा रहे हो। तोता, तुम छोटे हो, तुम ताकत का प्रभाव नहीं समझोगे। तुम्हारी मर्जी। भल्लू, पास में ही मगरू रहता है, उसको मछलियों की दुकान है। वो मुझसे मछलियों का पैसा मांग रहा है। चलो हम चलकर उसको सबक सिखाते हैं, उसकी पूरी मछलियाँ चुरा लेते हैं। तुम्हें उसने परेशान किया, अब तो हमें उसे सबक सिखाना ही चाहिए। भल्लू और सींगू मगरू के घर जाते हैं। मगरू उस समय नहीं था। भल्लू, तुम मछलियाँ चुराओ, मैं बाहर नजर रखता हूँ, कोई आएगा तो मैं तुम्हें आवाज दे दूंगा। और भल्लू मछलियाँ चुराने में लग जाता है। तभी वहाँ पर मगरू आ जाता है। मगरू को देखकर सींगू वहाँ से भाग जाता है। मगरू भल्लू को चोरी करता देखकर गुस्से में आ जाता है और वो मछली पकड़ने का जाल फेंककर भल्लू को पकड़ लेता है। सींगू बचाओ, कहाँ हो? तुम्हारा दोस्त सींगू भाग गया है। भल्लू की बहुत पिटाई हो जाती है। तोता को जब पता चलता है तो वो वहाँ आ जाता है और भल्लू को मगरू से माफी मांगने के लिए कहता है। मुझे माफ कर दो मगरू भाई, मैं ताकत और बुरी संगत में बहक गया था। अगर तोता तुम्हारे लिए नहीं आता भल्लू तो तुम जेल में होते। मुझे माफ कर दो तोता भाई, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मुझे बुरी संगत में रहने का नुकसान भुगतना पड़ा। बुरे लोग तो सिर्फ मुसीबत में ही फंसा सकते हैं। भल्लू अब से किसी बुरी संगत में नहीं रहता था। वो अब अपने ताकतवर होने का घमंड भी नहीं करता था और ये बात समझ गया था कि दोस्ती अच्छे लोगों से करनी चाहिए, बुरे लोग मुसीबत होते हैं। एक छोटे से गांव में मगरू बदमाश रहता था। वो दूसरे के बच्चों को अपहरण कर लेता था, लेकिन आज तक उसे किसी ने रंगे हाथों नहीं पकड़ा था। तो किसी को ये नहीं पता था कि मगरू ही बच्चों की चोरी करता है। उसी गांव में पिग्गी और पिग्गा रहने के लिए आते हैं। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। पिग्गा कहता है, बच्चों, हम काम से बाहर जा रहे हैं, तुम लोग घर को अंदर से बंद कर दो और जब हम आए तभी घर का दरवाजा खोलना। जी पापा।
ऐसा कहकर वो और उसकी पत्नी चले जाते हैं और ये देखकर मगरू सोचता है, वाह, इतने सुंदर बच्चे, इन्हें चुराने में मजा आएगा। और मगरू उनके घर जाता है और दरवाजे पर खटखटाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता है। एक बच्चा ऊपर खिड़की से उसे देख लेता है। अरे, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, मैं बहुत देर रुक नहीं सकता, अगली बार पूरी प्लानिंग के साथ आऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। जब पिग्गा और पिग्गी वापस आते हैं तो पापा, मगरमच्छ अंकल दरवाजा खटखटा रहे थे, हमने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन कम से कम ये पूछ लेना कि आप कौन हैं, इससे पता चल जाएगा कि वो किस काम से आए थे। और अगले दिन भी दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को घर में छोड़कर उनसे घर को अंदर से बंद करने के लिए कहकर चले गए। दूर से मगरू ये देख रहा था और थोड़ी ही देर में वो उनके घर जाता है। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं दूध वाला हूँ, मैं दूध बेचता हूँ। लेकिन मम्मी पापा नहीं है, आप शाम में आना। मुझे तुम्हारे मम्मी पापा ने ही भेजा है तुम्हें दूध देने के लिए, दरवाजा खोलो। लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें। सॉरी अंकल, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। मम्मी पापा सिखाए हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति से कुछ खाने की चीज नहीं लेनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मगरू बहुत गुस्सा करता है, लेकिन दूर से पिग्गी और पिग्गा आते दिखते हैं तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। फिर बच्चे पूरी बात अपने मम्मी पापा को बताते हैं। लगता है वो बच्चा चोर ही है, अब से हमें सावधान रहना होगा। इधर मगरू बहुत गुस्से में रहता है, उसे अब सावधान रहना होगा। मैं तो बच्चों को चुरा कर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। और अगले दिन मगरू पिग्गी और पिग्गा के जाने के बाद उनके घर जाता है और गुस्से में दरवाजा तोड़ देता है और वो तीनों बच्चों को उठाकर भागने लगता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि थोड़ी ही दूर में पिग्गी और पिग्गा उसका इंस्पेक्टर सींगा गेंडे के साथ इंतजार कर रहे थे। वो रहा बच्चा चोर मगरू। अब इसकी खैर नहीं। और सींगा तुरंत मगरू के सामने आ जाता है और उसके कांस्टेबल्स उसको घेर लेते हैं। बच्चों को छोड़ दो मगरू, तुम रंगे हाथों बच्चा चोरी करते पकड़े गए हो। अरे, ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? हम कल रात में इंस्पेक्टर सिंगा जी से मिलकर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया था। और फिर मगरू से सिंघा बच्चों को छीन लेता है और मगरू की पिटाई हो जाती है और उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। जब कोई गलत काम करता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो एक न एक दिन उसे अपने बुरे कामों का बुरा परिणाम भुगतना ही होता है।